दिल्ली से वृंदावन, पूरे 170 किलोमीटर, और वो भी पैदल। जी हाँ, ये कोई आम धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसका नाम है सनातन हिंदू एकता मार्च। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों हजारों लोग इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं। आइए इसी को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, हजारों लोग एक साथ कई कई दिनों तक सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। ये सिर्फ भक्ति का प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी पदयात्रा की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके असली मायने क्या है? देखिए, इस यात्रा का नाम ही सब कुछ बता देता है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। यहां सबसे जरूरी शब्द यात्रा नहीं बल्कि एकता है। मतलब मकसद सिर्फ दिल्ली से वृंदावन पहुंचना भर नहीं है, बल्कि पूरे रास्ते में धार्मिक और सामाजिक एकता का एक बहुत मजबूत संदेश देना है। तो ठीक है, यात्रा का नाम तो समझ आ गया। अब बात करते हैं इसके असल मिशन की। मतलब वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन्हें उठाने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हैं। और पता है, इस मार्च के जो उद्देश्य है ना, वो काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि ये सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। एक तरफ तो देखिए, पर्यावरण का मुद्दा है, ब्रज क्षेत्र में यमुना नदी की सफाई की मांग। फिर दूसरी तरफ सामाजिक सुधार की बात है, जैसे शराब और मांस पर पाबंदी। और इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है धार्मिक एकता को बढ़ावा देना और जातिवाद के खिलाफ एक साफ साफ संदेश देना। तो ये सारी चीजें मिलकर इसे एक बहुत बड़ा, मतलब मल्टी डायमेंशनल आंदोलन बना देती हैं। अब देखिए, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो कोई ना कोई तो इसे लीड कर ही रहा होगा, एक चेहरा तो होगा ही। तो सवाल यही है कि आखिर इस पदयात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन है वो जिसके एक बुलावे पर इतने सारे लोग साथ चल पड़े हैं? तो इस आंदोलन की कमान संभाल रहे हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। जी हां, वही जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। वो अपने प्रवचनों और उनके जो लाखों अनुयायी हैं, उनके लिए काफी मशहूर हैं। और उन्हीं की लीडरशिप में ये पूरा मार्च ऑर्गेनाइज किया गया है। धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान है, वो सुनिए। 150 करोड़ देशवासियों के लिए 150 किलोमीटर की यात्रा। अब ये सिर्फ एक लाइन या नारा नहीं है, ये दरअसल इस पूरे आंदोलन को एक नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश है। मतलब इस एक लाइन से वो इस यात्रा को कुछ लोगों तक सीमित ना रखकर पूरे देश की भावना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो मकसद क्या है ये समझ लिया, लीड कौन कर रहा है ये भी पता चल गया। तो अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। मतलब ये यात्रा कब शुरू हो रही है, कब खत्म होगी और इसका रूट क्या होने वाला है। तो तारीखें नोट कर लीजिए। ये पदयात्रा 7 नवंबर 2025 को शुरू होगी और 16 नवंबर 2025 तक चलेगी। मतलब पूरे 10 दिन। ये एक लंबा और कह सकते हैं काफ़ी मुश्किल मार्च होने वाला है, जो इसमें शामिल होने वालों के इरादों की असली परीक्षा लेगा। और सोचिए, इन 10 दिनों में ये लोग करीब करीब 160 से 170 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे पैदल। ये जो दूरी है ना, यही अपने आप में बता देती है कि ये आयोजन कितना बड़ा है और इसमें शामिल लोगों का डेडिकेशन किस लेवल का है। अब जरा इस यात्रा के रूट पर नजर डालते हैं। ये भी बहुत खास है। शुरुआत होगी दिल्ली के मशहूर आद्या कात्यायनी मंदिर से। फिर ये यात्रा हरियाणा के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगी और आखिर में इसका समापन होगा उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन में। मतलब एक ही यात्रा और 3-3 राज्यों को आपस में जोड़ रही है। कमाल है। अब जाहिर सी बात है, इतनी लंबी यात्रा है तो इसके लिए तैयारी भी जबरदस्त चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने रास्ते में चलने वालों के लिए खाने, पानी और आराम करने की पूरी व्यवस्था की है। और इसका स्केल इतना बड़ा है कि सोचिए, दिल्ली में इसके लिए स्पेशल ट्रैफिक एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। इससे अंदाजा लगता है कि शहर पर इसका कितना बड़ा असर होने वाला है। तो अगर कोई इस पदयात्रा में शामिल होने का सोच रहा है तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स ने पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। ऑर्गेनाइजर्स की जो सलाह है वो बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहली बात, फिजिकली तैयार रहें और जूते एकदम आरामदायक पहनें। दूसरी बात, एक हल्का सा बैग रखें जिसमें जरूरी सामान हो, जैसे पानी, थोड़ा बहुत खाना। लेकिन सबसे ज्यादा जोर दिया गया है अनुशासन पर, क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है। और हाँ, एक और जरूरी बात, चलने से पहले ऑर्गेनाइजर्स से रूट और रुकने की जगहों की पक्की जानकारी जरूर ले लें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और आखिर में ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या यमुना की सफाई, सामाजिक सुधार और एकता जैसे बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए इस तरह की विशाल पदयात्राएं सच में असरदार होती हैं, या फिर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रदर्शन, एक सांकेतिक प्रदर्शन बनकर रह जाती हैं?
खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।